नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन 790 चैनल पर। मैं अमन यादव। दोस्तों हम लोग जो है किरण हिस्ट्री को पढ़ेंगे। तो इसमें जो है हमने 2 पार्ट अपलोड कर दिए थे ऑलरेडी, आप लोग देख सकते हैं। हम लोग आज जो है पहले चैप्टर का आज तीसरा जो है इसमें टॉपिक पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के साथ। और अगर हमारी वीडियो को आपको अच्छी लगती हो तो इसको ज़रूर से ज़रूर लाइक किया करिए और हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। काफ़ी दिन बाद मैंने ये वीडियो अपलोड की थी, बीच में कुछ अस्त व्यस्तता आ गई थी जिसकी वजह से थोड़ा समय लग गया। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को। तो देखिए टॉपिक है हमारा टीपू सुल्तान से स्टार्ट करेंगे। देखिए 1782 से लेकर 1799 तक जो शासनकाल था टीपू सुल्तान का, काफ़ी महत्वपूर्ण था ये समय। और चलिए दोस्तों इसको शुरू करते हैं। देखिए टीपू 1782 में अपने पिता हैदर अली की मृत्यु के बाद मैसूर की गद्दी पर बैठा और राजनीतिक दूरदर्शिता में यह अपने पिता हैदर के समकक्ष ही ठहरता था। टीपू एक पढ़ा लिखा योग्य शासक था और इसे अरबी, फारसी, उर्दू एवं कन्नड़ भाषाओं का ज्ञान था। इसने अपने नवीन प्रयोगों के अंतर्गत नई मुद्रा, नई मापतौल की इकाई और नवीन संवत का भी प्रचलन करवाया। टीपू ने अपने पिता हैदर अली के विपरीत खुलेआम सुल्तान की उपाधि धारण की तथा 1787 में अपने नाम से सिक्के भी जारी करवाए थे। टीपू सुल्तान द्वारा जारी सिक्कों पर हिंदू देवी देवताओं के चित्र तथा हिंदू संवत की आकृतियां अंकित थी। टीपू ने वर्षों और महीनों के नाम से अरबी भाषा का प्रयोग करवाया। टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी के जगत गुरु शंकराचार्य के सम्मान में मंदिरों के पुनर्निर्माण हेतु धन दान भी किया था। कई बार यहाँ विवाद होता है कि टीपू सुल्तान ने मंदिरों को गिराया भी था, लेकिन ये एक क्या कहते हैं उसके सहिष्णु की क्या कहते हैं उदाहरण है, सहिष्णु नीति का उदाहरण है। आगे देखिए टीपू प्रथम भारतीय शासक था जिसने अपने प्रशासनिक व्यवस्था में पाश्चात्य प्रशासनिक व्यवस्था का मिश्रण किया। फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित टीपू ने श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना की और उसका सदस्य भी बना। टीपू ने अपनी राजधानी में फ्रांस और मैसूर के मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष रोपा था। और टीपू सुल्तान ने अपने समकालीन विदेशी राज्यों से मैत्री संबंध बनाने तथा अंग्रेजों के विरुद्ध उनकी सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य से अरब, कुस्तुतुनिया तथा वारसाय, काबुल और मॉरिशस को दूतमंडल भी भेजा था। आइए अगला पॉइंट देखिए। अंग्रेजी नौसेना के मुकाबले के उद्देश्य से टीपू ने 1796 ईस्वी में एक नौसेना बोर्ड का गठन भी किया और मंगलौर, मुलीदाबाद, दाजीराबाद आदि में टीपू ने पोध निर्माण घाट का निर्माण भी कराया था। टीपू आधुनिक उद्योगों की स्थापना में रुचि लेता था। उसने देशी तथा अंतर्देशीय व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अपने गुमास्तों की नियुक्ति व्यापारिक केंद्र मस्कट, उमुर, जद्दा तथा अदन में किया था। टीपू ने जमींदारी व्यवस्था को समाप्त कर सीधे रैयत से संपर्क स्थापित किया और साथ ही कर मुक्त भूमि इनाम पर अधिकार कर पालीगर के पैतृक अधिकार को जब्त कर लिया था। साम्राज्यवादी लेखकों ने टीपू को सीधा साधा दैत्य, मानस्टर, प्योर एंड सिंपल भी कहा था। तो दोस्तों ये सामान्य सी जीवनी थी टीपू सुल्तान के बारे में जिसको हम लोगों ने पढ़ा। एग्जाम से इसमें महत्वपूर्ण कोई भी चीज़ नहीं है, बस आप लोगों के लिए एक नज़र से बस पढ़ दिया गया था। आइए अब जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उसको पढ़ते हैं। देखिए इसमें सबसे पहला जो इसके काल में 2 युद्ध हुए थे, एक है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध और एक है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। तो पहले देखेंगे तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1790 से 92 के बीच चला। तो टीपू के समय लड़े गए तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का कारण अंग्रेजों ने टीपू के ऊपर इस आरोप को लगाकर तैयार किया कि उसने फ्रांसीसियों से अंग्रेजों के विरुद्ध गुप्त समझौता किया है तथा त्रावणकोर पर उसने आक्रमण किया था। आगे देखिए अंग्रेजों ने मराठा और निजाम के सहयोग से श्रीरंगपट्टनम पर आक्रमण किया और मीडोज के नेतृत्व में टीपू को पराजित हुआ। ठीक है, टीपू क्या हुआ, पराजित हुआ। आगे देखिए फरवरी 1792 में तत्कालीन गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस ने टीपू के श्रीरंगपट्टनम स्थित किले को घेरकर उसे संधि के लिए मजबूर किया। अंग्रेजों और टीपू के बीच मार्च 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि संपन्न हुई। याद रखिएगा 1792 में जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि संपन्न हुई और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में ये संधि होती है। और संधि की शर्तों के अनुसार टीपू को अपने राज्य का आधा हिस्सा अंग्रेजों को और उसके सहयोगियों को देना था। साथ ही युद्ध के हार जाने के रूप में टीपू को 3 करोड़ रुपए अंग्रेजों को देना था। श्रीरंगपट्टनम की संधि में यह भी शामिल था कि जब तक टीपू 3 करोड़ रुपए नहीं देंगे तब तक उसके 2 पुत्र अंग्रेजों के कब्जे में रहेंगे। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के परिणाम स्वरूप मैसूर आर्थिक तथा सामरिक रूप से इतना कमजोर हो गया कि टीपू के लिए इसे अधिक दिनों तक स्वतंत्र रखना मुश्किल हो गया था। आगे देखिए तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में यह कथन प्रसिद्ध है, बिना अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए हमने अपने शत्रुओं को कुचल दिया था। किसका कथन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस का।
आइए अगला देखते हैं चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799। तो ये अंग्रेजों और मैसूर के बीच में लड़ा गया आखिरी युद्ध था, कह लीजिए अंग्रेजों और टीपू के बीच में। देखिए इस युद्ध के समय टीपू ने अंग्रेजों से मुकाबले के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग लेने की दिशा में प्रयास भी किया और इसने नेपोलियन से भी पत्र व्यवहार किया था। चतुर्थ युद्ध के समय अंग्रेजों ने निजाम और मराठों से युद्ध में प्राप्त लाभ को 3 बराबर भागों में बांटने की शर्त पर समझौता किया था। आइए अगला देखते हैं। तो आपको आंग्ल मैसूर संघर्ष जो है एक नज़र में यहाँ दिया गया है। तो आप देख सकते हैं प्रथम द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, सबका डेट वाइज दिया है। जैसे पहला जो आंग्ल मैसूर युद्ध था वो 1767 से 1769 के बीच में हुआ था। दूसरा जो है 1780 से 1784, तीसरा जो है आपका 1782 से 1799 और चौथा जो है आपका 1799 में हुआ था। तो पहले के जो इसके सेनापति थे अंग्रेज के वो वारेन हेस्टिंग्स, दूसरे भी वारेन हेस्टिंग्स थे, तीसरे में कॉर्नवालिस और चौथे में वेल्जली थे। तो देखिए पहले वाले में आपकी मद्रास की संधि हुई थी जो हैदर और अंग्रेजों के बीच में, और दूसरा है मंगलौर की संधि जो हैदर और अंग्रेजों के बीच में हुई थी, तीसरा श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू और अंग्रेजों के बीच में। आपको कोई इसको याद रखना है तो आप मामाश्री से याद रख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको कन्फ्यूजन हो कि पहले में कौन सा होगा, मद्रास या मंगलौर, तो याद रखिएगा मद्रास में सबसे कम शब्द हैं तो इसलिए पहले हो जाएगा, तो मामा श्री से आप याद रख सकते हैं। आइए अगला देखते हैं। यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि यहाँ पे कि इसने बांटने पर समझौता किया था, इसके आगे देखेंगे। देखिए चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय अंग्रेजी सेना को वेल्जली हैरिस और स्टुअर्ट ने अपना नेतृत्व प्रदान किया और 4 मई 1799 को टीपू ने संयुक्त अंग्रेजी सेना से बहादुरी के साथ लड़ता हुआ मारा गया था। इस तरह मैसूर की स्वतंत्रता का इतिहास उसके द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष के गौरवशाली अध्याय का समापन हो गया और अंग्रेजों ने मैसूर की गद्दी पर फिर से आड्यार वंश के एक बालक कृष्णराय को बिठा दिया तथा कनारा, कोयम्बटूर और श्रीरंगपट्टनम को अपने राज्य में मिला लिया था। मैसूर को जीतने की खुशी में आयरलैंड के लॉर्ड समाज में वेल्जली को जो है मार्क्सविक की उपाधि प्रदान की गई थी और ये स्वाभाविक सी बात है। आगे देखिए अब हम पंजाब के बारे में देखेंगे जो काफ़ी समृद्ध था उस समय। देखिए मुगल काल में समृद्ध और उपजाऊ पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर थी। सिख के 10वें तथा अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 में व्यक्तिगत गुरुत्व के सिद्धांत को खत्म कर खालसा की स्थापना की, जिसके कारण सिखों की विशिष्ट वेशभूषा केश, कंगा, कृपाण, कड़ा, कच्छ आदि धारण करना होता था। गुरुत्व के सिद्धांत के खत्म होने के बाद सिखों की पवित्र पुस्तक ग्रंथ साहिब ने धर्म गुरु का स्थान ले लिया और सामान्य सिखों की खालसा सभा ही लौकिक मार्गदर्शक तथा नीति निर्धारक बन गई थी। गुरु गोविंद की मृत्यु के बाद गुरु की परंपरा समाप्त हो गई और उसके शिष्य बंदा बहादुर ने सिखों का नेतृत्व संभाला था। बंदा बहादुर, जिसका बचपन का नाम लक्ष्मण देव था, उसने पंजाब के सिख किसानों को एकत्र कर मुगलों से लगातार 8 वर्ष 1707 से 1715 तक संघर्ष किया और सिखों को दुर्जय शक्ति बनाए रखा। बंदा बहादुर को उसके शिष्य सच्चा पातशाह अथवा सच्चा सम्राट कहते थे। 1716 में मुगल बादशाह फर्रुखसियर द्वारा बंदा बहादुर को उसके पुत्र समेत हत्या कर दी गई, जिसके बाद सिख राष्ट्र का भाग निम्नतम स्तर तक पहुंच गया था। फर्रुखसियर की मृत्यु और मोहम्मद शाह के समय पंजाब पर नादिर शाह के आक्रमण ने सिखों को एक बार फिर अपने को संगठित करने का अवसर प्रदान किया। 1726 में नियुक्त मुगल सूबेदार जकारिया खान ने सिखों से समझौता करने के उद्देश्य से उन्हें जागीर एवं नवाबी देने का प्रस्ताव किया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं कि जकारिया खान द्वारा फैजलपुर के कपूर सिंह को जमींदार नवाब के रूप में मान्यता दी गई और कालांतर में कपूर के नेतृत्व में ही पंजाब के सिख कृषक जो पृथक पृथक जत्थों में बटे थे उनको संगठित कर एक ऐसे दल के रूप में विकसित किया गया जिसे बाद में दल खालसा के रूप में क्या कहते हैं जाना जाता है। अगला देखिए सिखों की धार्मिक सेना के रूप में विकसित दल खालसा को कपूर की मृत्यु के बाद जस्सा सिंह अहलूवालिया ने अपना नेतृत्व प्रदान किया और जस्सा सिंह के नेतृत्व में ही दल खालसा 12 स्वतंत्र मिसल या जत्थों में विभाजित हो गया था। कनिगम ने यहाँ मिसल को अरबी भाषा का शब्द बताया है जिसका अर्थ होता है समान या एक जैसा। तो जैसे देख सकते हैं प्रत्येक मिसल का अपना एक झंडा, नाम तथा निशान होता था और सभी मिसलों के नेताओं की एक समिति होती थी जो सभी मिसलों के कार्यों का संचालन करती थी। अगला देखिए अफगान आक्रमण तथा मुगल सूबेदारों के अत्याचारों के कारण उस समय पंजाब में अव्यवस्था फैली थी। दल खालसा ने अव्यवस्था की स्थिति को समाप्त करने के उद्देश्य से 1753 में राखी प्रथा आरंभ की थी।
देखिए राखी प्रथा जो आज हम त्योहार मनाते हैं वो प्रथा नहीं, बल्कि ये इसके अंतर्गत जो है प्रत्येक गांव से उपज का 1/5 भाग लेकर दल खालसा उसकी सुरक्षा का प्रबंध करता था। इस प्रणाली द्वारा ही सिखों का राजनीतिक शक्ति के रूप में विकास हुआ। तो यहाँ पे आप राखी से उस राखी त्योहार रक्षाबंधन को ना मान लेना। इसका मतलब है कि जो प्रत्येक गांव हुआ करते थे उनका 1/5 भाग जो है दल खालसा को उसकी सुरक्षा का प्रबंध करने के लिए दिया जाता था। ठीक है, आइए अगला देखेंगे कि वो 12 मिसलें कौन कौन सी थी और उसका नेता और संस्थापक कौन थे। देखिए आहलूवालिया जो मिसल थी उसके जस्सा सिंह थे, संस्थापक या नेता कह लीजिए। अगला है सूकर चकिया मिसल जिसके चरत सिंह थे, और सिंहपुरिया मिसल जिसके क्या कहते हैं नवाब कपूर सिंह, भंगी मिसल जिसकी क्या कहते हैं छज्जा सिंह, फुलकिया मिसल जिसके संधू जाट चौधरी, रामगढ़िया मिसल जिसके जस्सा सिंह रामगढ़िया, और कन्हैया मिसल जिसके जय सिंह, शहीदी मिसल जिसके बाबा दीप सिंह, फिर नक्की मिसल जिसके हीरा सिंह, और बुल्ले वालिया मिसल जिसके गुलाब सिंह, और निशान वालिया मिसल जिसके सरदार संगत सिंह, और करोड़ खिंदिया मिसल तो बघेल सिंह। आपको वो 12 मिसल बस आपको याद रखना चाहिए। और इस पे सबसे जो महत्वपूर्ण है वो सुकर चकिया मिसल, क्योंकि रंजीत सिंह जो है इसी से बिलोंग करते थे। आइए देखते हैं आगे कि उत्तरवर्ती मुगल शासकों द्वारा अहलूवालिया मिसल के संस्थापक सरदार जस्सा सिंह को सुल्तान ए कौम की उपाधि मिली, और इन्होंने स्वयं को बादशाह घोषित कर अपने नाम के सिक्के भी जारी करवाए। पंजाब में पटियाला नाभा तथा जदी रजवाड़ों की स्थापना फुल्किया मिसल द्वारा की गई, और फुल्किया मिसल के सरदार आला सिंह को अहमद शाह अब्दाली ने 1765 में तबोलो आजम एक नगाड़ा और एक निशान भेंट किया था। आगे देखिए आधुनिक पंजाब के निर्माण का श्रेय सूकर चकिया मिसल को दिया जाता है, और इसी मिसल में रणजीत सिंह का जन्म हुआ था। सिखों ने 1764 में पंजाब से अफगान आक्रमणकारियों के प्रभाव को खत्म कर देग तेग और फतेह मुद्रा लेखी युक्त शुद्ध चांदी के सिक्कों का प्रचलन करवाए, और जो पंजाब में सिख प्रभुता के प्रथम उद्घोषक माने जाते हैं। आइए आगे देखिए 1763 से 1773 के बीच सिखों ने अपनी सत्ता का विस्तार सहारनपुर से पश्चिम में अटक तक, दक्षिण में मुल्तान से उत्तर में कांगड़ा और जम्मू तक विस्तार किया था। देखिए सूकर चकिया मिसल के प्रमुख महासिंह के पुत्र रणजीत सिंह थे, और महासिंह का मिसल का अधिकार रावी तथा चेनाब के बीच का क्षेत्र पर था। अब देखिए अब हम पढ़ेंगे रणजीत सिंह और उनका जो प्रभाव था पंजाब में। इनका शासनकाल था 1792 से 1839। देखिए काबुल के शासक जमन शाह अब्दाली का पुत्र ने क्या कहते हैं रणजीत सिंह को उसकी महत्वपूर्ण सैन्य सेवाओं के लिए 1798 में राजा को उपाधि प्रदान की, और लाहौर की सूबेदारी भी सौंपी गई। 1799 में 1805 के बीच रणजीत सिंह ने भंगी मिसल के अधिकार से लाहौर और अमृतसर को छीनकर लाहौर को अपनी राजधानी बनाया, और 1808 में रणजीत सिंह ने सतलज नदी को पार कर फरीदकोट, मुलेर कोटला और अंबाला पर कब्जा कर लिया था। अंग्रेजों तथा विरोधी सिख राज्यों के भय के कारण रणजीत सिंह ने 1809 में लॉर्ड मिंटो के दूत चार्ल्स मेटकाफ से जो है अमृतसर की संधि भी कर ली थी। कब की थी? 1809 में। तो अमृतसर की संधि में क्या था? देखिए अमृतसर की संधि द्वारा रणजीत सिंह के सतलज नदी के पूर्वी तट पर विस्तार को सीमित कर दिया गया तथा उत्तर में राज्य विस्तार की छूट दी गई थी। संधि के बाद रणजीत ने राज्य विस्तार की पूर्वी सीमा को सतलज तक स्वीकार कर लिया था। उत्तर पश्चिम में अपने राज्य का विस्तार करते हुए रणजीत सिंह ने 1818 में मुल्तान, 1819 में कश्मीर तथा 1823 में पेशावर पर अधिकार कर लिया। 1809 में शाह शुजा जो अब्दाली का पौत्र था, जिसका उसके भाई ने अपदस्थ कर दिया था, लाहौर में निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा था। रणजीत सिंह ने जो है उसे पुनः सत्तासीन करने में सहायता प्रदान किया था। राजा रणजीत सिंह को अफगान शासक शाह शुजा से ही वह प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ, जिसे नादिर शाह लाल किले से लूटकर ले गया था। आइए आगे देखते हैं कि अगला क्या चीज है। देखिए सिख का सेनापति हरसिंह नलवा ने जमरूद तथा पेशावर को अफगानों के कब्जे से छीन लिया था। ठीक है, किसको? जमरूद और पेशावर को। और अफगानिस्तान में रूस के हस्तक्षेप से चिंतित ईस्ट इंडिया कंपनी ने दोस्त मोहम्मद को हटाकर शाह शुजा को काबुल का शासक बनाया, और तभी एक त्रिपक्षीय संधि हुई थी जिसमें 1838 में शाह शुजा, रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में, और जिसके द्वारा ब्रिटिश सेना को पंजाब से गुजरने का अवसर भी प्रदान हो गया था। देखिए 27 जून 1839 को जो है रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है। और देखिए इनके शासनकाल, रणजीत सिंह के शासन के दौरान किस प्रकार का प्रशासन था पंजाब में, उसको देखेंगे। तो रणजीत सिंह महान विजेता होने के साथ साथ कुशल प्रशासक भी थे।
और इसने ब्रिटिश एवं फ्रांसीसी सैन्य व्यवस्था के आधार पर एक कुशल, सुप्रशिक्षित एवं सुसंगठित सेना का गठन किया था। रणजीत सिंह ने यूरोपीय प्रशिक्षकों अलार्ड बेंतुस कोर्ट अविटेबल के सहयोग से एक ऐसी सेना का गठन किया जिसमें यूरोपीय सैनिक एवं अधिकारियों के साथ साथ सिख, गोरखा, बिहारी, उड़िया, पठान, डोगरे, पंजाबी, मुसलमान आदि शामिल थे। राजा रणजीत सिंह की स्थायी सेना फौजे आइन के नाम से जानी जाती थी, जो उस समय एशिया में दूसरे स्थान पर थी। ठीक है, तो रणजीत सिंह ने लाहौर में तोप निर्माण का कारखाना भी खोला और जिसमें मुस्लिम तोपची नौकरी पर रखे गए थे। आगे देखिए, रणजीत सिंह ने विभिन्न सिख मिसलों को संगठित करने के उद्देश्य से राज्य को सरकार खालसा का नाम दिया तथा अपने द्वारा चलाए गए सिक्कों को नानक शाही सिक्के का नाम भी दिया। रणजीत सिंह के सर्वाधिक विश्वसनीय मंत्री हरि सिंह नौला, दीनानाथ और फकीर अजीमुद्दीन थे। रणजीत सिंह का कारदार नामक अधिकारी शासक की ओर से राजस्व संग्रहकर्ता, खजांची, लेखाकार, न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, उत्पाद तथा सीमा शुल्क अधिकारी और लोगों का सामान्य पर्यवेक्षण का कार्य करता था। इतिहासकार हंटर महोदय ने रणजीत सिंह की फौज के बारे में क्या कहा था? देखिए, स्थिरता और धार्मिक जोश में ओलिवर कैम्पबेल के आयरन साइड्स के बाद इस सेना का कोई जोड़ नहीं है। तो क्या कहते हैं, ये कथन था किसका? हंटर महोदय का। देखिए, यूरोपीय विक्टर जैक्विमो ने रंजीत को एक असाधारण पुरुष, छोटे पैमाने पर एक बोनापार्ट कहा था। रणजीत सिंह भारत के प्रथम शासक थे जिन्होंने सहायक संधि को अस्वीकार कर अंग्रेजों के समक्ष समर्पण नहीं किया था। 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद उसके अल्प आयु पुत्र दिलीप सिंह के सिंहासनारोहण के बीच 3 अयोग्य उत्तराधिकारी क्रमशः खड़क सिंह, नौनिहाल सिंह और शेर सिंह ने शासन किया था। 1843 में महाराजा रणजीत सिंह के अल्पायु पुत्र दिलीप सिंह राजमाता झिंदन के संरक्षण या प्रतिशासन में सिंहासनारूढ़ हुए और इसके बाद दिलीप सिंह के समय अंग्रेजों ने पंजाब पर आक्रमण किया और परिणाम स्वरूप प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो है शुरू होता है। देखिए, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 के बीच में लड़ा जाता है। इस दौरान अंग्रेजी सेना ने लाहौर पर अधिकार कर लिया और लॉर्ड हार्डिंज गवर्नर जनरल तथा लॉर्ड गफ इस युद्ध के समय भारत के प्रधान सेनापति नियुक्त किए गए थे। अंग्रेजी सेना ने सर ह्यूव के नेतृत्व में 13 दिसंबर 1845 को मुदकी नामक स्थान पर लाल सिंह के नेतृत्व वाली सिख सेना को पराजित किया और सिख सेना को क्रमशः फिरोज शाह, ओलिवल और सोवराव में पराजित होने के बाद अंग्रेजों के साथ लाहौर संधि करने के लिए विवश होना पड़ा। देखिए, लाहौर संधि जो है लाहौर की संधि 8 मार्च 1846 को संपन्न हुई और इस संधि की शर्तों के निम्न क्या कहते हैं शर्तें रखी गई थी उनको देखते हैं। सिखों ने सतलज नदी के दक्षिणी ओर के सभी प्रदेशों को अंग्रेजों को सौंप दिया था। लाहौर दरबार पर 1.5 करोड़ रुपए का हर्जाना थोपा गया और सिख सेना में कटौती कर 20,000 पैदल सेना और 12,000 घुड़सवारों तक सीमित कर दिया गया और एक ब्रिटिश रेजिडेंट को लाहौर में जो है नियुक्त किया गया। संधि के बदले अंग्रेजों ने दिलीप सिंह को महाराजा तथा रानी झिंदन को संरक्षिका और लाल सिंह को वजीर के रूप में मान्यता प्रदान की। लाहौर के आकार को सीमित करने के उद्देश्य से अंग्रेजों ने कश्मीर को 50,000 रुपए में जो है गुलाब सिंह को जो है बेच दिया जाता है। तो इन्हीं के बाद में जो वंशज हरि सिंह, जो लास्ट में आपको पढ़ेंगे आज़ादी के समय, तब देखा जाएगा। 16 दिसंबर 1846 को संपन्न एक अन्य संधि, भैरावल की संधि, शर्तों के अनुसार दिलीप सिंह के वयस्क होने तक ब्रिटिश सेना का लाहौर प्रवास निश्चित कर दिया गया। साथ ही लाहौर का प्रशासन 8 सिख सरदारों की एक परिषद को सौंपकर महारानी झिंदन को 48,000 रुपये वार्षिक की पेंशन शेखपुरा भेज दिया गया था। सन हेनरी लॉरेंस लाहौर में जो है रेजिडेंट के रूप में नियुक्त हुआ। देखिए, अब इसके बाद जो है कुछ दिन तक बात नहीं बनी और फिर द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध शुरू होता है 1848 से 49 और इसका तात्कालिक कारण होता है कि मुल्तान के सूबेदार मूलराज का विद्रोह। मूलराज, शेर सिंह और छत्तर सिंह ने पंजाब को ब्रिटिश प्रभाव से मुक्त कराने के लिए जो है विद्रोह किया था। चिलियान वाला युद्ध जो 13 जनवरी 1849 को लड़ा गया, उसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड गफ ने किया और सिख सेना शेर सिंह के नेतृत्व में लड़ी और यह युद्ध जो है अनिर्णित समाप्त हुआ, मतलब किसी के पक्ष में निर्णय नहीं गया। और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे और डलहौजी ने जो है चिलियान वाला युद्ध के परिणाम के बारे में कहा कि हमने भारी खर्च उठाकर एक ऐसी विजय प्राप्त की जो पराजय के बराबर है।
इस युद्ध के बाद डलहौजी ने गफ के स्थान पर चार्ल्स नेपियर को प्रधान सेनापति बनाया। नेपियर ने सिख सेना को 21 फरवरी 1849 को गुजरात युद्ध में बुरी तरह पराजित किया। गुजरात के युद्ध को तोपों के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है और इस युद्ध में जो है जीतने के बाद हेनरी लॉरेंस लॉर्ड एलनबरो की इच्छा के विरुद्ध डलहौजी ने 30 मार्च 1949 को चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में पंजाब को अंग्रेजी राज्य में जो है मिला लिया था और महाराजा दिलीप सिंह को अंग्रेजों ने 5 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन रानी जिंदन के साथ इंग्लैंड भेज दिया था। तो इसी के साथ जो है अब बंगाल सिखों में जो है 2 युद्ध लड़े जाते हैं अंग्रेजों और सिखों के बीच और द्वितीय में जो है ये सिख राज जो है ये अंग्रेजों में विलय हो जाता है। अब इसके बाद जो पढ़ेंगे जो इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण है वो है बंगाल के बारे में। बंगाल का इतिहास हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं और इसी के बारे में हम दोबारा पढ़ेंगे जिससे आप लोगों को याद हो जाए। मुगल कालीन सूबों में बंगाल सबसे धनी प्रांत था तथा अपनी समृद्धि और राजधानी दिल्ली से दूरी के कारण यहाँ के शासक प्रायः केंद्रीय सत्ता के विरुद्ध विद्रोह करते रहते थे। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल मुर्शीद कुली खां के नेतृत्व में पूर्ण स्वतंत्र हो गया और 1701 में मुर्शीद को अंग्रेजों ने औरंगजेब ने बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया था। मुर्शीद कुली एक साथ बंगाल, बिहार और उड़ीसा का सूबेदार था। मुर्शीद कुली खान ने 1704 में बंगाल की राजधानी को ढाका से हटाकर मुर्शिदाबाद में हस्तांतरित किया। आइए आगे देखिए। मुर्शीद कुली खान ने बंगाल में नई भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत किसानों को तकावी ऋण प्रदान किया तथा बंगाल में इजारेदारी प्रथा को बढ़ावा दिया। वैसे इजारेदारी व्यवस्था में से किसानों के शोषण में तेजी आई लेकिन सरकारी खजाने में धन की मात्रा में जो है वृद्धि हुई थी। मुर्शीद कुली खान ने स्वतंत्र होने के बाद भी मुगल सम्राट के प्रति निष्ठा जताते हुए उन्हें वार्षिक कर और नजराने भेंट में देता रहता था क्योंकि वह मुगलों का विश्वास अपने ऊपर बनाए रखना चाहता था। आगे चलिए। मुर्शीद को बंगाल में नई जमींदारी पर आधारित कुलीन वर्ग का जनक माना जाता है और उसने व्यापार की गति को भी बढ़ाया था। 1726 में मुर्शीद कुली खां की मृत्यु के बाद सुजाउद्दीन अगला बंगाल का नवाब बना था। सुजाउद्दीन के प्रमुख प्रशासनिक सलाहकारों में शामिल थे राय ए रायन, आलमचंद जो वित्त विशेषज्ञ था, जगत सेठ फतेहचंद जो साहूकार तथा अलीवर्दी खां और हाजी अहमद खां थे। देखिए, सुजाउद्दीन ने अलीवर्दी खां को 1739 में बिहार का नायाब नाजिम नियुक्त किया और इसी समय सुजाउद्दीन की मृत्यु हो गई। सुजाउद्दीन के बाद उसका पुत्र आलम उद्दौला हैदर जंग सरफराज खां बंगाल का नवाब हुआ और 13 मार्च 1739 में यह जो है नवाब बनता है। तो आपको याद सिर्फ इतने से रखना है कि सरफराज खां नाम रखना है, इतना बड़ा आपको नाम याद नहीं रखना है कि सुजाउद्दीन का जो उसका बाद का पुत्र था वो आलम उद्दौला हैदर जंग सरफराज खां। लेकिन आपको क्या कहते हैं, अगर आप इतना बड़ा नाम याद नहीं रख पाएंगे इसलिए आपको केवल सरफराज खां याद रखना है। सरफराज की प्रशासनिक कार्यों के प्रति निष्क्रियता और अयोग्यता के कारण शीघ्र ही बंगाल में हुई एक क्रांति द्वारा सरफराज को राज सिंहासन और जीवन दोनों का त्याग करना पड़ा था क्योंकि अलीवर्दी खां जो है इसको मार देता है। इसके बाद अलीवर्दी खां बैठता है गद्दी पर और अलीवर्दी खां के नेतृत्व में हुई इस क्रांति में हाजी अहमद और जगत सेठ भी शामिल थे और 1740 में राजमहल के समीप लड़े गए गिरिया के युद्ध में सरफराज खां बुरी तरह पराजित हुआ। बंगाल का अगला नवाब अलीवर्दी खां 1740 से 56 हुआ जो बंगाल का अंतिम शक्तिशाली नवाब सिद्ध हुआ और 8 वर्ष तक लगातार बंगाल में मराठा आक्रमणों का उस समय विराम मिला और जब 1751 में अलीवर्दी खां ने मराठों से एक संधि भी कर ली थी। अलीवर्दी एक योग्य शासक था और इसने अपने शासनकाल में भूमि सुधारों के अलावा व्यापार को भी प्रोत्साहित किया। इसने अंग्रेजों और फ्रांसीसियों की स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगाते हुए क्रमशः कलकत्ता और चंदनगर की अपनी अपनी बस्तियों के किलेबंदी का विरोध किया था। अलीवर्दी खां के शासनकाल के अंतिम दिनों में अंग्रेजों ने कलकत्ता की किलेबंदी प्रारंभ कर दी और दूसरी ओर मराठा आक्रमणों ने इस समय नवाब को तंग भी किया था और 1756 में जलशोध की बीमारी से अलीवर्दी खां की जो है मृत्यु हो गई। और एक बात अलीवर्दी खां ने अपने कथन के रूप में कही कि अलीवर्दी खां ने यूरोपियनों के बारे में क्या कहा कि यदि उन्हें ना छेड़ा जाए तो वह शहद देंगी और यदि छेड़ा जाए तो वह काट काट कर मार डालेंगी। अलीवर्दी की मृत्यु के बाद उसका नाती सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना और जिसके लिए बंगाल का शासन फूलों का सेज नहीं बल्कि कांटों का सेज साबित हुआ था क्योंकि आप जानते हैं 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ और वो युद्ध जो है सिराजुद्दौला का प्रथम और आखिरी युद्ध था। तो इसी के साथ जो है आज का ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। आज हम लोग थोड़ा सा ये स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं जिससे आप लोगों को पढ़ा हुआ
अब तक जो पूरा ये चैप्टर जो है, पहला चैप्टर हमने इसको 3 पार्टों में पढ़ा था, तो इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसका पुत्र मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम की उपाधि के साथ उत्तरोत्तर मुगलकालीन भारतीय इतिहास का प्रथम शासक बना। मुअज्जम ने 1689 को औरंगजेब द्वारा कैद किए गए मराठा राजकुमार शाहू को जो है आज़ाद कर दिया। औरंगजेब द्वारा लगाए गए जजिया कर को बहादुर शाह ने बंद करवा दिया और इसे शाह बेखबर के नाम से भी जाना जाता है। उत्तरोत्तर मुगल शासक जहांगीर शाह ने जय सिंह को मिर्जा राजा सवाई तथा मारवाड़ के अजीत सिंह को महाराज की उपाधि प्रदान की। जहांगीर शाह को जो है लंपट मूर्ख भी कहा जाता है। फर्रुख सियर के समय में सैयद बंधु अस्तित्व में आई और कालांतर में इन्हें शासक निर्माता किंग मेकर के नाम से जाना जाता है। फर्रुख सियर ने सिख नेता बंदा बहादुर की हत्या करवा दी। फर्रुख सियर को घृणित कायर के नाम से भी जाना जाता है। उत्तरोत्तर मुगल शासक मोहम्मद शाह के शासनकाल में 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया। नादिर शाह को ईरान के नेपोलियन के रूप में जाना जाता है। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर प्रथम आक्रमण मोहम्मद शाह जो मुगल शासक था उसके समय में किया था और मोहम्मद शाह को जो है रंगीला के नाम से जाना जाता है। रुक जाइए, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर दूं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अगला देखिए कि सिखों के अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी थे, जिन्हें मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम ने 5000 जात और 5000 सवार का मनसब प्रदान किया। सिख मिसल फुल्किया ने पंजाब में पटियाला, नाभा तथा जिंद की स्थापना की। आधुनिक पंजाब के निर्माण का श्रेय जो है सुकर चकिया मिस्र को जाता है, जिससे आपके रणजीत सिंह बिलोंग करते थे। महाराजा रणजीत सिंह सुकर चकिया मिस्र के थे। महाराजा रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा अफगानिस्तान के अपदस्थ शासक शाह शुजा से मिला था और 25 अप्रैल 1809 को रणजीत सिंह ने अंग्रेजों से अमृतसर की संधि की, जिससे स्थायी मैत्री संधि कहा गया। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 में हुआ और इस युद्ध के दौरान भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग थे और रणजीत सिंह के अल्पवयस्क पुत्र दिलीप सिंह के पूर्व उसके अयोग्य भाई खड़क सिंह, नौनिहाल सिंह, शेर सिंह क्रमशः सिंहासन पर बैठे। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848-49 के समय लड़ा गया और गुजरात के युद्ध तोपों के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। 30 मार्च 1849 को चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया गया। हैदर अली ने फ्रांसीसियों के सहयोग से डिंडीगुल में 1755 में एक शास्त्रागार की स्थापना की। फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित होकर टीपू सुल्तान ने जैकोबिन क्लब की स्थापना और श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता के वृक्ष को रोपा। यूरोपीय पद्धति पर अपनी सेना का गठन करने वाला टीपू भारत का पहला शासक था। बंगाल मुर्शीद कुली खां के नेतृत्व में स्वतंत्र हुआ और स्वतंत्रता के बाद भी नवाब तत्कालीन मुगल शासक के प्रति निष्ठा व्यक्त करते हुए उसे वार्षिक कर और नजराने भेंट करता था। फर्रुख सियर ने चिनक्लिज खां अथवा निजाम उल मुल्क को दक्कन के 6 सूबों की सूबेदारी सौंपी थी। आगे देखिए कि सन 1724 में निजाम उल मुल्क ने स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की स्थापना की और मोहम्मद शाह के शासनकाल में मार्च 1737 में पेशवा बाजीराव प्रथम ने 500 घुड़सवारों के साथ दिल्ली पर आक्रमण कर शक्ति प्रदर्शन किया था। अजीजुद्दीन जो आलमगीर द्वितीय की उपाधि के साथ मुगल शासक बना और 1759 में अली गौहर शाह आलम द्वितीय की उपाधि के साथ मुगल सिंहासन पर बैठा और इसने 1764 में लड़े गए बक्सर के युद्ध में जो है हिस्सा लिया था। शाह आलम द्वितीय के समय में ही अंग्रेजों ने दिल्ली पर 1806 अधिकार कर लिया और अंग्रेजों के संरक्षण में बादशाह बनने वाला प्रथम मुगल शासक जो है अकबर द्वितीय था। बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल बादशाह था जो जफर उपनाम से शायरी लिखता था और यह पहला मुगल बादशाह था जिसकी मृत्यु जो है भारत की सीमा के बाहर रंगून में हुई थी, जो आपका म्यांमार में है। आगे देखिए, बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान ने यूरोपियनों के बारे में कहा कि यदि उन्हें छेड़ा जाए तो वह शहद देंगी और इन्हें न छेड़ा जाए तो ये शहद देंगी और यदि छेड़ा जाए तो ये काट काट कर मार डालेंगी। इसको अभी हमने पढ़ा था। अब देखिए कौन से राज्य किसके द्वारा स्थापित हुए इनको देख लेते हैं। देखिए हैदराबाद 1724 में निजाम उल मुल्क, जिसका नाम था चिनक्लिज खां भी नाम था, उसने स्थापना की। अवध के संस्थापक 1722-24 में शहादत खां बुरहान मुल्क थे। भरतपुर 18वीं शताब्दी में चूड़ामन और बदन सिंह इसके संस्थापक थे। कर्नाटक की स्थापना जो है 18वीं सदी में सादातुल्ला खां ने की और बंगाल 1719-20 में मुर्शीद कुली खां ने। रुहेल एवं बंगश पठान जो क्षेत्र है आपका उसका स्थापना मोहम्मद खां बंगश ने की। मैसूर की स्थापना जो है हैदर अली ने की थी और जयपुर 18वीं सदी में जय सिंह द्वारा किया गया था। तो दोस्तों आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है और ये पहला चैप्टर केरल हिस्ट्री का समाप्त हुआ।
आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करिए और हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे कि हमें आगे भी ऐसे ही वीडियो बनाने का मौका मिले। काफ़ी दिन बाद वीडियो बन रही तो कुछ गलती हुई हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तब तक के लिए बने रहिए चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।